सो हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट प्रोसेस न्यूजीलैंड का। ओके, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स न्यूजीलैंड में बनना है तो क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं सीपीटी एग्जाम। मेरा जो मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो सीपीटी एग्जाम के बारे में है, क्योंकि ये एग्जाम आपको अगर आर एन न्यूजीलैंड में बनना है तो देना पड़ता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि सीबीटी क्यों देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है दैट इज CGFNS। ओके, ये जस्ट लाइक इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपके इंडिया में एक नेशनल बॉडी है जो डील करती है नर्सेस को, राइट। APRA, APHR जो कि डील करती है ऑस्ट्रेलियन नर्सेस को। उसी तरह से हमारे पास CGNFS एक मेडिकल बॉडी है जो डील करती है इंटरनेशनल नर्सेस को, फॉर एग्जांपल लाइक इन न्यूजीलैंड। ओके, सो CGFNS की जो प्रोसेसिंग है आप स्टार्ट करते हैं तो 3 महीना आपको लग जाता है। ना व्हाट इज दिस। सो बेसिकली गाइस, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेसिंग स्टार्ट करती हूँ तो विद इन फ्यू वीक्स आई विल गेट अ मेल। ओके, लेकिन न्यूजीलैंड के केस में आपको कुछ महीने लग जाते हैं, कई बार ज्यादा भी टाइम लग सकता है। इसके पीछे कारण है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट फैक्स करने पड़ते हैं। ओके, जबकि ऑस्ट्रेलिया के केस में आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के केस में आपको फैक्स करने पड़ेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है वो हम किसी और दिन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ज्यादातर आपके बैचलर 4 ईयर की मार्क लिस्ट, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के थ्रू शिफ्ट करवाते हो, आप CGNFS को मेल करवाते हैं, फैक्स करवाते हैं सॉरी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पे स्टार्ट होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी, क्या सही है क्या गलत है, जो भी उनका वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आपकी रिपोर्ट, आपका जो डिसीजन लेटर है वो रेडी हो जाता है कि यस दिस कैंडिडेट इज गुड इनफ एंड हम इसे सीट दे सकते हैं, ये इंसान CPT देने के लिए वैलिड है, तो फिर आपको जो है वो डिसीजन लेटर मिल जाता है। सो गाइज, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज CBT एंड OSCE। अगला जो स्टेप आपको करना है वो है अपना CBT पेपर देना है और OSCE का एग्जाम देना है। एंड गाइज, ज्यादातर जो एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं CBT की प्रिपरेशन के लिए, OSCE की प्रिपरेशन के लिए, पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन गाइज, पूरी प्रोसेसिंग आप खुद भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। वी डोंट चार्ज दैट मच, वी जस्ट हार्डली चार्ज 5 or 10K फॉर होल प्रोसेसिंग। ओके, एंड सेकेंडली CBT का एग्जाम। गाइस, अब बात करते हैं CBT के पेपर के बारे में। CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसी के बारे में मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि इस पेपर में क्या क्या आता है, क्या पूछा जाता है। लेकिन हम पहले सारा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलरली CBT के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज OSCE एग्जाम। OSCE के एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। ये एग्जाम एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जस्ट लाइक CBT इज थ्योरेटिकल एग्जाम जो कि आपका नॉलेज असेस कर रहा है। वहीं पे जो OSCE का पेपर है वो एक प्रैक्टिकल पेपर है। आपको वहां जाना पड़ता है, न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा, वहां पे कुछ सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के अंदर 2 ओरिएंटेशन के डेज होते हैं जिसमें वो आपको सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन आफ्टर आप अपना पेपर दे सकते हैं। सो गाइस, 2 मंथ का रिमाइंडर आएगा आपको, यानी कि जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी लेटर आ गया कि आप CBT दे सकते हैं, OSCE दे सकते हो। नाउ द थिंग इज, 2 महीने से पहले, जैसे एग्जाम डेट आपकी 2 महीने के बाद है, तो वो आपको एक रिमाइंडर भेजेंगे ताकि आप भूल ना जाओ। तो 2 मंथ का रिमाइंडर आपको आएगा कि आप अपना CBT OSCE के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। सो गाइज, देन आफ्टर आपको 2 मंथ के रिमाइंडर के बाद 2 वीक्स का रिमाइंडर भी आता है। और उस 2 वीक्स के रिमाइंडर में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, तो आप वेट कर सकते हैं, आप उनको मेल भेज सकते हैं कि ये इशू है मेरे साथ, मैं अभी करंटली पेपर नहीं दे पाऊंगी, तो वो आपको एक्सेप्ट करके आप अपना एग्जाम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। सो गाइस, CBT और OSCE आपका दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका आता है एग्जाम देने का। सो गाइस, अब बात करते हैं CBT के पेपर के बारे में। सो CBT का जो एग्जाम है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए के अंदर मेडिकेशन सेफ्टी, यानी आपकी फार्माकोलॉजी। लेकिन यहाँ फार्मा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज देर विल बी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कंप्लीट 1 to 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। सो टोटल जो है
120 क्वेश्चंस हैं टोटल, ओके, जिनमें से आपके 30 मिनट जो है वो पार्ट ए में आप यूज करेंगे। सो मेडिकेशन सेफ्टी पार्ट ए, 30 मिनट्स यू विल गेट, इट्स अ वेरी इजी पार्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे, डोज कैलकुलेशंस फॉर यू नो फॉर द फॉर्मूलाज जो आपने यूज करने, वो आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे इस पार्ट के अंदर। 12 टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके और सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे। गुड न्यूज ये है कि आप इसमें 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्ट ए दिया, पार्ट बी दिया, लेकिन आप फेल हो गए पार्ट ए में, तो आपको पार्ट बी दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट ए दोबारा दे सकते हो। आपको पे करना पड़ेगा, आपके पास 3 चांसेस हैं, आप इस पार्ट ए को दोबारा दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्ट ए। सो सीबीटी एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका मेडिकेशन सेफ्टी है जो कि 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको लगभग 12 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको वो परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट गाइस वी हैव पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है उसमें लगभग आपके 108 क्वेश्चंस होते हैं। सो पार्ट बी में आपके 120 थे, 12 माइनस कर देंगे तो 108 क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो पार्ट बी में 108 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। ये जो आवर्स का जो मैं टाइम बता रही हूँ, ये मैं वन ऑफ आवर ऑस्की स्टूडेंट उनका बता रही हूँ, उन्होंने अभी करंटली सीबीटी पास किया है। She said that she got like 2.5 hours for the part B. Okay, so part B में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको 108 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे खास बात क्या है, आपको ओनली नर्सिंग नॉलेज पूछी जाएगी, यानी आपका लिपनकॉट, आपकी मॉसबी, आपके सॉन्डर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली नर्सिंग नॉलेज ओरिएंटेड होंगे। ओके, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इन 108 क्वेश्चन में, तो गाइस इथिकल एंड लीगल सेफ्टी, ये डाटा आपको जो न्यूजीलैंड की जो IQN है वहां पर देखने को मिल जाएगा, बट मैं उसे तो इनलिस्ट कर ही रही हूँ, बट मैं आपको एक्स्ट्रा डाटा बताऊंगी जिसमें से लिटरली क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज इथिकल एंड लीगल सेफ्टी सब लोगों को मालूम है, बट पर्टिकुलरली इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे हमें नहीं पता, राइट? सो उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इथिकल लीगल सेफ्टी, cultural safe delegation and supervision, safe environment care, management of nursing care, priority, decision making, evaluations of nursing care, infection control, prevention. We have medication here, we have food safety, vaccination, immunization. We have long-term management conditions, promote health of patient, therapeutic relationship and information exchange. So guys, usually जो enlisting data है आपका जहाँ से पेपर आएगा वो ये रहा। It's not that difficult, right? ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कम है, इसमें तो कम्युनिटी भी नहीं है, पीडियाट्रिक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट गाइस आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ। दैट इज फाइन, यू मस्ट बी थिंकिंग कि शायद गायनी नहीं पढ़नी है, या दैट इज ट्रू समवेयर, आपको उतना गायनी नहीं पढ़ना होता। हार्डली 2 से 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको गायनी के आएंगे। इसके अलावा आपको साइकेट्री के भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडियाट्रिक्स में भी आपको फिलहाल क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, देखने को नहीं भी मिल सकते हैं। एंड कम्युनिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट कम्युनिटी विल नॉट बी ओरिएंटेड लाइक इंडियन कम्युनिटी नर्सिंग। बेसिकली इसमें कवर होगा पर्ट्यूसिस, यू नो, एंड योर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बट ये सारा का सारा ओरिएंटेड जो है वो आपका फॉरेन कंट्री से होगा। फॉर एग्जांपल WHO के हिसाब से जो जो डाटा है, जो डाटा है उससे ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, नॉट नेशनल बट आपका WHO के हिसाब वाला कम्युनिकेशन, सॉरी, इम्यूनाइजेशन। और इसी हिसाब से आपको सारे के सारे कौन से कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हैं, कौन से मैनेजमेंट में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कौन से में एयरबॉर्न ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसे समराइज करूँ गाइस तो आप देख सकते हो, तो IQN थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है वो पार्ट ए और पार्ट बी में होता है। जो पार्ट ए है वो मेडिकेशन सेफ्टी है और जो पार्ट बी है वो नर्सिंग नॉलेज है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बेसिकली आपका ऑस्की का एग्जाम। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बट मैं समराइज में आपको बता दूं, ऑस्की जो एग्जाम न्यूजीलैंड लेता है वो दूसरा स्टेप होता है। सीबीटी पास करने के बाद आपको ऑस्की पास करना पड़ता है। ऑस्की में आपको 10 स्टेशन एग्जाम में आते हैं और हर एक स्टेशन जो है वो 12 मिनट का है, मतलब 2 मिनट सिनेरियो पढ़ने के, 8 मिनट अंदर परफॉर्म करने के और 2 मिनट चेंजिंग एक्सचेंज करने के लिए 2 मिनट्स यूज होते हैं। सो कम्प्लीटली 120 मिनट्स का आपका ऑस्की का एग्जाम होगा, बैक टू बैक, 1 स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन, टोटल 10 स्टेशन बैक टू बैक होंगे, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कॉन्टिन्यूस चलेंगे वो। और 2 मिनट्स, 8 मिनट्स, 2 मिनट्स, इस हिसाब से रहेगा।
और टोटल 120 मिनट का आपका एग्जाम होगा। सो गाइस 10 आवर्स की सेशन 120 मिनट्स टू 82 मिनट्स का होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो गाइस प्लीज हैव अ लुक। आप देख सकते हैं कुछ मेडिकेशन सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, यू गाइस नीड टू डू दीज क्वेश्चंस। ओके, so a patient has been prescribed morphine 8 mg 2 to 3 hour PRN for pain. अभी PRN ऑर्डर क्या होते हैं? दिस इज व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत है नर्सेस दे सकते हैं पेशेंट को। प्रिस्क्रिप्शन विल बी रिटन इन द चार्ट, वो ऑलरेडी डॉक्टर लिख कर जाता है, बट आप उन्हें अपने हिसाब से दे सकते हैं। जितनी सेफ डोज होती है उतनी सेफ डोज के अंदर आप उस डोज को फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। So a patient has been prescribed morphine 8 mg 2 to 3 hours PRN for pain. Unit stock of morphine is 10 mg per ml. जो स्टॉक में है वो 10 mg per ml. How much morphine should be drawn up for the patient? तो गाइस अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, डिजायर्ड डोज अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, जो प्रिस्क्राइब की गई है वो 8 mg है, ओके, और जो स्टॉक में है अवेलेबल डोज है वो 10 mg की। कितने ml में? 1 ml में। तो आराम से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1। ओके, सो इट विल बी लाइक योर 0.8 ml। तो ध्यान रखना है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 0.008 ml नहीं बन सकता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, प्लीज आप लोग कैलकुलेट कर लेना, बट द फॉर्मूला इज desired dose divided by available dose into quantity in the ml. So prescribed is 8 divided by 10 mg per ml is the availability. So 8 divided by 10. So let me write it for you. So 8 divided by 10 into 1. So this is the formula. And when you will calculate this, it will be like 0.8 ml. Okay, so that will be your answer. So इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, a child weight is 22.4 kg and the prescription is for 24 mg per kg of body weight. The medication comes to the strength of 50 mg per ml. How many ml to 1 decimal place of the medication should be the child receive? तो एक बच्चा है जिसका वजन 22.4 किलो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, 24 mg पर kg के हिसाब से है, and the medication come in the strength of 50. So guys कैसे रही है वो 50 mg into ml into how many ml in 1 ml. Okay, so 24 divided by 50 into 1. तो guys ये आपका पर kg के हिसाब से निकल आएगा आंसर. So you have to rule it out कि कितना पर kg कितना ml आप उस बच्चे को दोगे, और उसका जो, क्योंकि पर kg के हिसाब से ही ये डोज लिखी गई है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा. In case if you feel अरे ये तो आंसर नहीं है, then what you can do, you can just calculate the weight and multiply that also with ml. ओके, ताकि एक केजी के हिसाब से अगर इतना देना है तो 22.4 किलो के वजन के बच्चे को कितना देंगे, तो जो आंसर ml में आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, तो ये कई बार वो वेट नहीं लिखते हैं. अगर वेट नहीं लिखा तो डायरेक्ट आंसर जो मैंने पहले निकाला वो आएगा, बट वेट मेंशन कर दिया तो आप वेट का आंसर निकाल लीजिए, और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपका आंसर मैच कर रहे हैं दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते, जैसे मैंने बताया था सेफ डोज है कि नहीं है. सो इनके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी ड्रग कैलकुलेट कैसे की जाती है, कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं एंड विच ड्रग्स आर सेफ एंड नॉट सेफ. सो गाइस अगर हम मैं पार्ट 2 की बात करूं आपको, तो आप देख सकते हैं पार्ट 2 कुछ इस प्रकार से होता है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताना चाह रही हूँ आपको. क्वेश्चन का पैटर्न ज्यादा बड़ा नहीं है, दे आर वेरी स्मॉल, देयर इज नो नीड टू रीड लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ. आप बहुत आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं, ये पेपर उतना मुश्किल नहीं है. इट्स लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सी दैट द क्वेश्चन लिस्ट इज लाइक वेरी सिंपल. सो गाइस मीनवाइल बोलने का मेरा मतलब क्या था, अगर आपको न्यूजीलैंड में नर्स बनना है तो आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, फर्स्ट इज सीबीटी एंड सेकंड इज योर ओस्की. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना पड़ता है, आईएलटीएस और ओईटी, लेकिन वो भी हमारे टॉपिक आज के टॉपिक के डिस्कशन में नहीं आता है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. अभी जो मैं आपको बताना चाह रही थी मीनवाइल वो यही था कि सबसे पहले आपको सीजीएफएनएस में अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको फीस जो है वो पे करनी है. देन आफ्टर आपको अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज के थ्रू सारे के सारे भेजने हैं, वहां से आपको डिसीजन लेटर मिलेगा. नंबर 2 सीबीटी पेपर आप देंगे जो कि आपको कुछ मंथ्स के अंदर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी. एंड देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर ऑस्की एग्जाम, एंड देन आफ्टर you can apply for your registration with your English proficiency. So guys ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बट व्हाट आई विल रिकमेंड टू यू, अगर आपके पास टाइम है और आपको इतना जल्दबाजी नहीं है तो आप न्यूजीलैंड का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपको बहुत ही टाइम की शॉर्टेज और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप जो है वो बाहर अपना फ्यूचर
एकम्प्लिश कर सके अपने गोल्स को, तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको ऑस्की देना पड़ेगा और सीबीटी की जगह एनक्लेक्स देना पड़ेगा. Yeah, that is true. The OSCE exam pattern is absolutely same, but the CBT and NCLEX both are different. So I hope आप लोगों को काफी अच्छे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि न्यूजीलैंड में अगर आपको नर्स बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस सीबीटी में आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूजीलैंड के ऑस्की के बारे में, कि न्यूजीलैंड में अगर आपको ऑस्की करना है या ऑस्की एग्जाम देने वाले हैं तो क्या किस किस टाइप के सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.